साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आ गया हूं। आज का मेरा मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत एवं रक्षा क्षेत्र। साथियों, इसका वीडियो वैसे मैं पहले बना चुका हूं, जो रक्षा क्षेत्र की बजटीय व्यवस्था, रक्षा उपकरणों के निर्यात आदि के बारे में था, और जिसका लिंक मैं दे रहा हूं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में अवगत कराया था कि यह क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इसके और वीडियो आगे आते रहेंगे ताकि आप आत्मनिर्भर भारत में रक्षा क्षेत्र की जो वस्तु स्थिति है उसको जान सकें। आज फिर मैं आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है रक्षा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जिसमें स्टार्टअप्स की स्थिति, विदेशी निवेश, देश में विमानों के निर्माण आदि के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूं। तो साथियों, जैसा आप भी जानते हैं कि आज स्टार्टअप्स की धूम है, फिर भला रक्षा क्षेत्र इससे कैसे अछूता रह सकता है। इसलिए आज भारत की स्टार्टअप्स कंपनियां जो हैं रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विदेशों से आयात की जाने वाली रक्षा तकनीकों को स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियां अब तेजी से तैयार करने लगी हैं। अगस्त 2018 में बेंगलुरु में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार ने लेजर हथियारों और 4G लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जैसी 11 तकनीकी चुनौतियों को स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों के सामने रखा था। इन चुनौतियों में ज़्यादातर ऐसी थी जो सुरक्षा बलों से जुड़ी थी। इस अवसर पर सरकार ने देश में स्टार्टअप को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाली केंद्र सरकार की नीति की घोषणा करते हुए उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में निवेश करने और उसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। रक्षा मंत्रालय की हालिया एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 ऐसी महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को भारत में तैयार करने में सफलता मिली है, जिन्हें अभी तक विदेशों से आयात किया जा रहा था। इनके देश में ही निर्माण का रास्ता साफ होने से अब इन्हें आयात करने की बाध्यता जो है खत्म हो गई है। 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटिक रूट से जो है FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ाने की घोषणा की। और 2020 में संशोधित FDI नीति पर अधिसूचना जारी होने के बाद रक्षा क्षेत्र में 494 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च 2022 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2014 से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कुल 3,343 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 2001 से 2014 की अवधि के दौरान यह लगभग 1,382 करोड़ रुपए का था और वर्ष 2014 से अब तक लगभग इसमें 3,343 करोड़ रुपए का कुल FDI हासिल किया गया है। सरकार ने विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी कर रही है। सरकार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 358,358 निजी कंपनियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की खातिर 584 रक्षा लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें हथियार निर्माण के लिए 107 लाइसेंस शामिल हैं। रक्षा उत्पादन विभाग ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में उद्योग आधारित डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की है। मेक इन इंडिया के तहत नौसेना के लिए भारत में ही करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत 6 P-75I पनडुब्बियां और दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक क्लाशनिकोव राइफल AK-103 भारत में बनाए जाएंगे। भारत और रूसी हथियार निर्माता कंपनी जो क्लाशनिकोव है वह मिलकर इसका निर्माण करेंगे। अब भारत में जो है फाइटर जेट F-16 के विनिर्माण का रास्ता भी खुल गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरो स्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की है। फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर,
टैंक और पनडुब्बियों के निर्माण के अवसर भी मेगा डिफेंस प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए हैं। साथियों, DRDO के माध्यम से निःशुल्क ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जो है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच शुरू की गई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बजट 2018-19 में सरकार ने जो है रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान किया था। पहला इसमें जो डिफेंस कॉरिडोर था उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो था तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इन कॉरिडोर की मदद से सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार की योजना इन कॉरिडोर की मदद से वित्त वर्ष 2024-25 तक दोनों राज्यों में 10-10 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है। यहाँ साथियों उल्लेखनीय है कि सितंबर 2021 में भारत में टाटा समूह और यूरोप की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच जो है करीब 21,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया गया था, जिसके तहत विमान का निर्माण स्पेन के सहयोग से होगा। इसमें पुराने एवरो 748 की जगह जो है C295 एयरक्राफ्ट खरीदने पर डील हुई थी, और समझौते के तहत जो है 56 विमानों की खरीद पर सहमति बनी। स्पेन के सहयोग से उड़ान के लिए तैयार जो 16 विमानों को सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2025 के बीच वायुसेना को जो है सौंप दिया जाएगा, यानी भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा, और बाकी देश में बनने वाले 40 विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 तक किए जाने की संभावना है, और जो बड़ोदरा गुजरात में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की नींव ध्यान देने योग्य है कि इस प्रोजेक्ट की नींव जो है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा में रखी थी। इससे न केवल सेना को ताकत मिलेगी, बल्कि इससे एयरो स्पेस इकोसिस्टम भी तैयार होगा, और ये विमान भारतीय वायुसेना की रसद साजो सामान क्षमताओं को मजबूत करने के काम आएंगे। देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक सैन्य विमान का विनिर्माण जो है निजी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। साथियों, इस प्लांट में बनने वाले इन मध्यम दर्जे के ट्रांसपोर्ट विमानों की आपूर्ति न केवल भारतीय वायुसेना को की जाएगी, बल्कि विदेशी बाजारों को भी ये विमान निर्यात किए जाएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मार्च 2023 में रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के तटीय मोबाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है, यह भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि इसकी लागत जो है 1700 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि यह प्रणाली 2027 से मिलनी शुरू हो जाएगी। यह प्रणाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगी और भारतीय नौसेना की क्षमता में भी वृद्धि करेगी। यह संविदा घातक हथियार सिस्टम और गोला बारूद के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग की सक्रिय भागीदारी से भी यह जो है समृद्ध होगा। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है या जरूरी है कि ब्रह्मोस एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है, और इसका उद्देश्य नई पीढ़ी की सक्षम मिसाइलों का विनिर्माण करना है। करीब 10,000 MSME का रक्षा क्षेत्र से जुड़ना आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट प्रमाण है, और यह एक महत्वपूर्ण पहलकदमी भी हम इसको कह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में निर्मित लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और अन्य रक्षा उपकरणों एवं तकनीक की मांग जो है तेजी से बढ़ रही है। सैन्य उपकरण बनाने वाली दुनिया की 100 टॉप कंपनियों में से अगर हम देखें तो अभी 3 भारतीय कंपनियां उसमें शामिल हैं। यह रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी के चलते ही संभव हो सका है।
यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि रक्षा क्षेत्र में भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है, और इसमें से एक तो परंपरागत हथियारों के निर्माण में उसे और अधिक सक्षम होना होगा, और दूसरे आधुनिक तकनीक से लैस युद्धक सामग्री तैयार करने में महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि आज यह समय की मांग है और विश्व में जो परिस्थितियां मौजूद हैं उसकी भी मांग है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भविष्य के जो युद्ध हैं परंपरागत हथियारों से कम आधुनिक तकनीक आधारित उपकरणों से अधिक लड़े जाएंगे, और इसका हमें संकेत भी जो है मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यदि कुछ स्पष्ट किया है तो यही कि आने वाले समय में उन्हीं देशों की सैन्य शक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी जो आधुनिक तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित रक्षा उपकरणों से लैस होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है अभी प्रमुख भूमिका है, और एआई वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और आगे भी हम देखें तो इसकी भूमिका बराबर बनी रहेगी, न बनी रहेगी बल्कि तेजी आएगी। यूक्रेनी फौज ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत में इस मोर्चे पर लड़ाकू टुकड़ियों के साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को भी तैनात किया है, और इनकी मदद से यूक्रेन के कमांडर जो हैं रूसी सेना के ठिकानों का सटीक ढंग से पता लगा पाते हैं, जिससे फौज की मारक क्षमता जो है बढ़ जाती है। यही नहीं, यूक्रेन जो है रूसी फौजों के खिलाफ हमलों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस से आए डेटा के साथ ही एआई से मिले डेटा का भी इस्तेमाल कर रहा है, और एआई से निश्चित रूप से रूसी हमलों के बरक्स जो है यूक्रेनी फौज के टिके रहने की क्षमता जो है बढ़ा दी है। यानी यूक्रेन जो है अभी इस मामले में जो है आगे चल रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय सेना को बख्तरबंद गाड़ियों, मिसाइलों और तोपखानों की क्षमता बढ़ाने में ही पूरी ऊर्जा लगाने के साथ उभरती टेक्नोलॉजी को अपनाने पर भी ध्यान देना होगा। उभरती टेक्नोलॉजी को विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि इसे ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा कारगर बनाने वाले उपाय के रूप में हमें देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही भारत के पास कुछ ऐसे भी आधुनिक उपकरण होने चाहिए जो और किसी देश के पास न हो, जिसमें रेडी टू यूज हथियारों की खास अहमियत है। स्पष्ट है कि रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित कर रही जो भारतीय कंपनियां हैं उनको शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में विशेष काम करना होगा, और डीआरडीओ की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस प्रकार ऐसे वक्त में जब दुनिया में युद्ध लगातार हाईटेक होते जा रहे हैं, जैसा ऊपर रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कहा गया है, उसको ध्यान में रखने के साथ ही हमें कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। मसलन पहला, चीन व पाकिस्तान की तरफ से निरंतर प्रतिरक्षा संबंधी मिलने वाली नई नई चुनौतियों के मद्देनजर जहां हमें विमान, हथियार व अन्य उपयोगी उपकरणों की आपूर्ति जो है समय सीमा के भीतर करनी होगी, वहीं भारत को उन्नत रक्षा सामग्री के निर्माण के लिए और अधिक ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए ताकि उनका निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सके, और यह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण हमारा प्रयास होगा। तो साथियों, यह भी यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। दूसरा जो बिंदु है, रक्षा संसाधनों का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण भी समय की मांग है। सरकार कोशिश करे कि जहां इस कार्य में वित्तीय संसाधनों की कमी आड़े आ रही है उसको दूर करे। दूसरी ओर आवंटित जो धन है, जो बजटीय व्यवस्था है, उसका अधिकतम उपयोग होना चाहिए ताकि इनका लाभ सेना को समयबद्ध ढंग से मिल सके। तीसरा, निसंदेह सेना का लगातार बढ़ता आयात बिल जो है एक अन्य बड़ी चुनौती है।
ऐसे में आयात कम करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए, और आयात तब कम होंगे जब देश सैन्य उपकरणों व आधुनिक हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, इसी क्रम में यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि जिस बारे में हम चौथे पॉइंट पर आपसे बात कर रहे हैं आपसे, कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका कहना है कि भारत सैन्य क्षेत्र में खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा यानी अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। इसलिए जब तक रक्षा सौदों में विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व रहेगा तब तक आत्मनिर्भरता का नारा सफल नहीं हो सकता। इसलिए वक्त की जरूरत है कि L&T, महिंद्रा और भारत फोर्ज जैसी प्राइवेट कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में विशेष छूट प्रावधानों के साथ अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा रक्षा क्षेत्र से संबंधित। आप जो भी अपनी टिप्पणी देना चाहें अवश्य दें। पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा से स्वागत करता हूं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी सामग्री ज्वलंत मुद्दे से संबंधित है, ये सारी जानकारी, इसको अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए यह लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। और अंत में, बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका मैं बराबर उल्लेख करते आया हूँ, लिंक भी दे रहा हूँ। आप यदि उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले हफ्ते गुरुवार को। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और बेसब्री से मेरे अगले ज्वलंत मुद्दे का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए एक बार फिर नमस्कार।